प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय आज के इस प्राणिशास्त्र व्याख्यान में हम नया टॉपिक गैस्ट्रुलेशन पर आज का व्याख्यान अपना रहेगा। हमने पहले अध्ययन करते हुए ये पाया है कि मोरुला स्टेज से ब्लास्टुला बनता है, उस अवस्था को ब्लास्टुलेशन कहते हैं, और ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रुला बनता है उस प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। गैस्ट्रुला 3 प्राथमिक जनन स्तर के निर्माण की अवस्था को कहते हैं। अर्थात मैं दोबारा कहूँ तो मोरुला जो कि एक ठोस बॉल थी कोशिकाओं की, वो ब्लास्टुला बनती है जो कि एक अंदर से खोखली बॉल होती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लास्टोसील उपस्थित होता है। और फिर यही खोखली गेंद आगे चलकर 3 प्राथमिक जनन स्तर की खोखली गेंद बनती है, जिसे हम गैस्ट्रुला कहते हैं। गैस्ट्रुला इस क्लीवेज विदलन की दर इस दौरान बहुत कम हो जाती है और अंत में तो यह विदलन रुक भी जाता है। अर्थात जब विदलन अपन ने शुरू किया था तो उसकी अंतिम अवस्था मैंने गैस्ट्रुला बताई थी। तो इसी के अंदर वही बात पुनः दोहरा रहा हूँ कि ये दर धीमी हो जाती है और अंत में ये रुक जाता है। इसमें 2 विशेषताएं पाई जाती है। प्रथम है डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लास्टोमियर्स, यानी ये जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं इनका विभेदीकरण होता है और 3 एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म अपने को प्राप्त होते हैं। और दूसरा मुख्य विशेषता इसकी ये है कि इसके अंदर मूवमेंट, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होता है इन ब्लास्टोमियर्स में। अर्थात ये जो ब्लास्टोमियर्स है ये अमीबॉइड मूवमेंट करते हुए ये अपने पूर्व निर्धारित या निर्दिष्ट स्थान पर भ्रूण के अंदर पहुंच जाते हैं। मैंने 5 डायग्राम्स के माध्यम से बहुत आसान तरीके से, क्योंकि जब हम पुस्तक में पढ़ते हैं तो इसमें कई ऐसी जानकारियां हैं जिनके कारण से हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए मैंने सरलतम डायग्राम्स के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश की है कि किस प्रकार से ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसके अंदर 2 प्रकार के कोशिकाएं अपने को मिलती है। एक ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है और एक इनर सेल मास कहलाती है। इनर सेल मास जिन ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं से जुड़े रहते हैं उनको रूबर सेल्स कहते हैं, और ये रूबर सेल्स होते हैं जो यूट्रस के एंड्रोमीट्रियम से जुड़े रहते हैं। अर्थात जो इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है उसमें ये रूबर सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं, अर्थात ये इनर सेल मास सीधे एंडोमीट्रियम से संपर्क साध लेते हैं। और ये जो ब्लास्टोसील होती है ये ब्लास्टोसील न्यूट्रिटिव मिल्क कहलाता है। ये पोषण युक्त पदार्थ जो एंडोमीट्रियम से प्राप्त होता है वो सारा इसमें एकत्रित रहता है। अब धीरे धीरे ये जो इनर सेल मास्क है ये रूबर सेल डिसॉल्व होने के बाद में अर्थात ट्रोफोब्लास्ट यहाँ समाप्त हो जाती है और ये सीधे संपर्क में आ जाते हैं। अब संपर्क में आने के बाद में ये विभाजित होते हैं 2 में। जो ऊपर वाली सतह होती है उसकी कोशिकाएं आकार में बड़ी, लंबी और कॉलुमिनर आकार की बन जाती है, जिन्हें हम एपिब्लास्ट कहते हैं। और जो उसके नीचे वाली होती है वो हाइपोब्लास्ट कहलाती है। हाइपोब्लास्ट छोटी और क्यूबॉइडल आकृति की होती है। हाइपोब्लास्ट का भ्रूण निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, मात्र एपिब्लास्ट ही आगे चलकर भ्रूण में विकसित होता है। उसके बाद में जो
आखिरी ई डायग्राम है उसके अंदर आप डीलैमिनेशन देख रहे हैं, किस प्रकार से हाइपोब्लास्ट के क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो नीचे की ओर एक गोल आकृति में हो जाते हैं, जिसके द्वारा प्रथम जनन स्तर जो एंडोडर्म होता है उसका विकास होता है और पश्च सिरे के ऊपर योक प्लग या योक सैक का निर्माण होता है। ध्यान रहे, ये जो योक सैक होता है ये पश्च भाग में होता है और हम सबको मालूम है कि योक पोषण का कार्य करता है, लेकिन जिन प्राणियों में पोषण मात्र योक से लिया जाता है उनके अंदर ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योक सैक के रूप में विकसित होता है, जबकि मानव के अंदर इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पोषण का कार्य सारा माँ द्वारा प्लासेंटा के माध्यम से दिया जाता है। इसके बाद में आता है इस गैस्ट्रुला की कुछ मेजर इवेंट्स होती हैं, वो किस प्रकार कौन कौन सी होती हैं। उससे पहले एक मैं आपको अलग से परिभाषा देना चाहूँगा, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने कई सारी अलग अलग परिभाषाएं दे रखी है, लेकिन अगर संक्षिप्त में उन सब परिभाषाओं को जोड़कर मैं बनाता हूँ तो गैस्ट्रुला बोवन वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें कोरक में स्थित अंगों का पूर्व निर्धारित क्षेत्र से कोशिकाएं गति कर अपने निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाती है। ये उसकी परिभाषा है। और महत्वपूर्ण लक्षण जो हैं वो 7 हैं। सबसे पहला है विदलन दर धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है, अर्थात गैस्ट्रुला के अंत में क्लीवेज प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाती है। गैस्ट्रुला के दौरान वृद्धि लगभग न के बराबर होती है। गैस्ट्रुला भवन के समय ब्लास्टोमियर्स की आकार की संरचना गति द्वारा पुनर्विन्यास होता है। मेटाबॉलिक दर व ऑक्सीजन उपभोग का दर बढ़ जाता है। केंद्रक अधिक सक्रिय होकर भ्रूणीय कोशिकाओं की गतिविधियों पर नियंत्रण रखते हैं व गैस्ट्रुला भवन के दौरान पैतृक गुणसूत्रों का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगता है। छठा, नए तथा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण होने लगता है, जिससे रासायनिक विभेदन कीमो डिफरेंशिएशन प्रारंभ हो जाता है। और अंत में 7वां, कोशिकाएं पूर्व विन्यासित होकर 3 प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती है। अर्थात आज का अपना टॉपिक इतना ही रहेगा। अब अगला टॉपिक अपना एक एनिमेशन का होगा, जिसके माध्यम से ये गैस्ट्रुलेशन पूरी प्रक्रिया आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।